हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपने अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो चाहे वो एमसीक्यूज है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या केस स्टडी है या डायरेक्ट क्वेश्चन है, हर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का आपको किस तरीके से सही आंसर लिख कर आना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम आंसर सही से लिख के आ रहे हो ना, तुम कम से कम 5 to 7 मार्क्स सिर्फ इसी चीज से इंक्रीज कर सकते हो कि तुमने आंसर सही तरीके से लिखा है, प्रेजेंटेशन सही तरीके से करी है। इवन इफ तुम्हें ज्यादा अच्छे से आंसर आता भी नहीं है, अगर अच्छे से लिख दिया, चाहे वो न्यूमेरिकल है चाहे कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, अगर जो टिप्स मैंने बताई हैं वो फॉलो कर ली, तो कम से कम 5 to 7 मार्क्स सिर्फ पेपर को प्रेजेंट अच्छे से करके तुम ला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर अभी तक बेटा तुमने रिवीजन शुरू नहीं करी है इकोनॉमिक्स के अकाउंट्स की, तो कर दो शुरू। हमारा अटैक मोड हो चुका है शुरू। प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी। बहुत अच्छी स्पीड पे बहुत अच्छे से सारी की सारी रिवीजन चल रही है। अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की, हर चीज की रिवीजन यहाँ पे करवाई जा रही है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रिवीजन सीरीज को फॉलो कर लो। एंड मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ आंसर राइटिंग टिप्स से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। हर चीज आपको यहाँ पे इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमें सबसे पहले समझना है कि आंसर राइटिंग हमें इकोनॉमिक्स में करनी कैसे। जैसे मैंने बोला बेटा, अगर तुम अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हो, कम से कम 5 to 7 मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज हो जाएंगे सिर्फ आंसर राइटिंग से ही। ठीक है, देखो एक जो टॉपर है, एक बच्चा जो सब पढ़ के गया है और सिर्फ 90 मार्क्स लेकर आया है, और एक बच्चा जो उतना ही पढ़ के गया था बट 95 to 97 मार्क्स लेकर आया है। इन दोनों में फर्क पता है किस चीज का होता है? प्रेजेंटेशन का। 90 वाला और 95 वाला ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन करके जाता है, ऑलमोस्ट सेम। फर्क ये होता है कि जो 90 वाला है वो पेपर को उतना सीरियसली नहीं लेता और वो उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करके आता, पर जो 95, 97, 100 वाला बच्चा होता है वो पेपर को सीरियसली लेता है और प्रेजेंट भी अच्छे से करके आते हैं। पूरे 3 घंटे का वो बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है, तभी वो बच्चा 95 प्लस स्कोर कर पाता है। तो एक बच्चा जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है वो ये प्रेजेंटेशन जरूर करके आएगा। एंड दिस इज समथिंग जो मैं अपने हर एक पेपर में करके आई हूँ और जिसकी बदौलत मैं 12th में टॉप किया, 10th में टॉप किया, एसआरसीसी में एडमिशन लिया, इसी के बदौलत वो हो पाया है। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि एमसीक्यू आपको कैसे लिखना है। तो हमें पता है कि आपके टोटल 20 एमसीक्यूज आएंगे, 10 आपके मैक्रो में से आएंगे, 10 आपके इंडियन इको में से आएंगे। सबसे पहली चीज आपको जो है अपने पेपर पे इस तरीके से साइड में लाइन मारनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन मारी है। बॉर्डर्स बनाने कंपल्सरी है, बॉर्डर्स आपको बनाने हैं। बॉर्डर की इधर वाली साइड आप लिखोगे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। ठीक है जी। अगर कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शन है, कई बार एमसीक्यूज में भी तुम्हें ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो तुम यहाँ पे साथ में लिख के आओगे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तुम्हें ये चीज साथ में लिख के आनी कंपलसरी है ताकि तुम्हारे टीचर को दूर से समझ आ जाए आपने कौन सा वाला ऑप्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो आंसर 1, 2, 3 लिखोगे और ऑप्शन लिख के आओगे। फिर बात करते हैं एमसीक्यूज को आपने लिखना कैसे है। तो एमसीक्यूज में आप ऑप्शन भी लिखोगे, ठीक है, ए बी सी डी, साथ में उसका नेम भी लिख कर आओगे। सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन भी लिखोगे, साथ में उसका नेम भी लिख कर आओगे। एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ के एमसीक्यू करना, तो आपका एक पूरा पेज एमसीक्यू का बन जाएगा। करीब करीब 10 एमसीक्यूज होंगे आपके, ठीक है ना। तो 10 एमसीक्यूज के लिए एक पूरा पेज आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो 10 एमसीक्यूज एक पेज पे करके आओगे, एक लाइन छोड़ के करो। इधर मैंने बॉर्डर इसलिए बनाया है क्योंकि वैसे तो न्यूमेरिकल तुम्हें इकोनॉमिक्स में ज्यादा कोई देखने को मिलेगा नहीं एमसीक्यू में, बट लेट्स से कोई न्यूमेरिकल है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्किंग करके दिखानी पड़ रही है, तो वर्किंग आप यहाँ पे करके नहीं दिखाओगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कोई वर्किंग करके दिखानी है, तुमने ये पूरा वर्किंग करके दिखा दिया और क्वेश्चन 5 यहां से शुरू किया, ये नहीं करना। तुम्हें मैंने क्या बोला है, तुम्हें अपना जो है एमसीक्यूज को एज इट इज लाइन में ही रखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। वर्किंग को तुम यहाँ साइड में करके दिखाओगे, उसके लिए यहाँ पे साइड में एक बॉर्डर बना दो और इधर वर्किंग करके दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 किसी की भी करनी है, ये एज इट इज ऑर्डर में ही रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 10। यहाँ पे बीच में तुम्हें वर्किंग नहीं करके दिखानी। वर्किंग करनी है तो साइड में बॉर्डर बना के करके दिखा सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं करना है। अगली चीज आती है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो न्यूमेरिकल में बेटा तुम्हारे पास क्या क्या आएगा। एक तो नेशनल इनकम के 3 मेथड आएंगे, या रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का आ सकता है, या एडीएएस का आ सकते हैं। बेटा अगर देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो थ्योरी पसंद करता है, न्यूमेरिकल नहीं पसंद करता, एक बच्चा जो न्यूमेरिकल पसंद करता है, थ्योरी नहीं पसंद करता। जो न्यूमेरिकल पसंद करने वाला बच्चा है उसके लिए तो बेटा जी बहुत आसान है, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, न्यूमेरिकल में फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर आओ। जो बच्चा थ्योरी पसंद करता है वो क्या करे, तुम्हें अगर न्यूमेरिकल पसंद नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज हर एक चीज के याद करके चले जाओ। मैं कुछ एक दो दिन में न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आऊंगी, फॉर्मूलाज की पूरी फॉर्मूला शीट हर एक चैप्टर की उसमें मैं लेकर आऊंगी, और पूरी फॉर्मूला शीट में तुम्हें पीडीएफ बना के दे दूंगी। 3 से 4 पेज का वो पीडीएफ होगा जिसमें
हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज में डाल दूंगी। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, बस फॉर्मूला याद करके चले जाओ, और अगर फॉर्मूला भी याद कर ले बेटा, आई कैन गारंटी यू 3 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन। अगर तुमने सिर्फ फॉर्मूला भी लिख दिया तो 1 से 2 नंबर तुम सिर्फ फॉर्मूला के ले सकते हो, ठीक है जी। और मैं तुम्हें फॉर्मूला शीट वाले क्वेश्चन में बताऊंगी कि किस में क्या फॉर्मूला लिख के आना है। 3-4 फॉर्मूला से जिसके ऊपर मेन घुमा के क्वेश्चन आएगा वही तुम्हें लिख के आना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने जैसे लिया है नेशनल इनकम का क्वेश्चन, तो नेशनल इनकम के 3 ही फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तीनों फॉर्मूलाज को डिटेल में अच्छे से याद कर लो, फॉर्मूला शीट मैं तुम्हें दे दूंगी। उन फॉर्मूलाज को सबसे पहले तुम यहाँ पे लिख के आओगे, लिख के ले लो। कोई भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के नहीं करोगे। अच्छा, फॉर्मूला का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल तुम्हें देख के समझ आ रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना, तो तुम कैसे लिख के आओगे आंसर, ठीक है, वॉट एवर नंबर इज। क्या तुम यहाँ पे करोगे एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एन? क्या तुम ऐसे करके आओगे? जी नहीं, तुम ऐसे नहीं करके आओगे, तुम पूरा डिटेल में लिखकर आओगे। सी क्या है तुम्हारा? प्राइवेट, प्राइवेट भी पूरा लिखोगे, मैं छोटा लिख रही हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पूरे का पूरा वर्ड लिखकर आओगे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जो भी हमारा अगली चीज है इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट, वो पूरे का पूरा तुम लिख कर आओगे। और ये पूरा किसके बराबर बनता है? इक्वल टू जीडीपी एमपी बनता है, तो इक्वल टू जीडीपी एमपी भी लिख कर आओगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 न्यूमेरिकल में क्या करोगे? पूरा फॉर्मूला लिख के आओगे, छोटे शॉर्ट में नहीं, ये नहीं करना। इनकम मेथड में सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई ये नहीं लिख कर आओगे भाई। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पूरा फुल फॉर्म लिख कर आना है, और वो फुल फॉर्म जिस चीज के बराबर है वो लिख के आना है। स्टेप नंबर 2, तुम्हें क्या पूछा है? तुम्हें पूछा है नेशनल इनकम निकालो। तुमने यहाँ तक क्या निकाला? जीडीपी एमपी निकाला। तो स्टेप नंबर 2 में तुम लिख कर आ जाओ बस इतना कि एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस माइनस जो भी करना है, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी, जो भी तुम्हें करना है, यहाँ पे जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, जो भी चीज तुम्हें करनी है वो साथ में लिख कर आओ। जो 2 स्टेप्स तुमने अगर फॉलो कर लिए, 3 में से 1.5 नंबर तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे, सिर्फ इतने से, ठीक है। और ये चीज लर्निंग है, ये चीज तुम्हें लर्न करनी है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी भी नहीं है, ये चीज लर्न करके जानी पड़ेगी। तो तुम्हें क्या करना है? स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। अब जिस बच्चे को आगे सॉल्व करना आता है, वैसे भी तुमने अगर इतना फॉर्मूला याद कर लिया, तुम्हें बहुत सारी आइटम्स एज इट इज यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। स्टेप नंबर 3 तुम्हें न्यूमेरिकल में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 तुम्हें न्यूमेरिकल में क्या करना है? तुम्हें पता है फॉर्मूला में जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, तुम्हें पता है ये चारों चीजें हैं जीडीपी एमपी में। तो तुम क्या करोगे? यहां से इन चीजों को ढूंढोगे और कैसे लिखोगे? नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, कुछ माइनस करना है तो माइनस नंबर 4 प्लस नंबर 5, वॉट एवर। इस तरीके से तुम स्टेप नंबर 3 में लिखकर आने वाले हो। नंबर 1 ये वाला, फिर नंबर 2, नंबर 3, जो भी माइनस करना है वो माइनस, जो भी प्लस करना है वो प्लस, ऐसे लिखकर आओगे। तो स्टेप 1 में पहला फॉर्मूला, स्टेप 2 में एनएनपीएफसी कैसे पहुंचा, स्टेप 3 में 1 2 3 4 लिखकर आओगे, ताकि तुम एग्जैक्टली बता सको कि तुमने क्वेश्चन में से कौन सी आइटम उठाई है, कौन सी आइटम उठाई नहीं है। इसके बाद तुम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, अपना आंसर सॉल्व करो, और लास्ट में तुम्हें क्या करके आना है? जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है नेशनल इनकम, देखो पूरा ऊपर तुमने निकाल लिया, पूरा ऊपर तुमने कैलकुलेशन कर लिया, लास्ट में एक लाइन बनाओगे अलग से, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वॉट एवर रुपीज करोड़ वॉट एवर, और इसको एक बॉक्स में बना करके आओगे, ताकि तुम्हारे टीचर को फाइनल आंसर अलग से चमकता हुआ दिखना चाहिए कि ये बच्चे ने फाइनल आंसर निकाला है, ठीक है। तो अगर तुम्हें सॉल्व नहीं हो रहा, स्टेप 1 कर दो, स्टेप 2 कर दो, स्टेप 3 तक चले जाओ, जा सकते हो तो, और सॉल्व कर दिया तो फाइनल आंसर बॉक्स में डाल के आओगे कि टीचर को अलग से वो चमकना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पेशली इंडियन इको में, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख सकते हो, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को तुम्हें कैसे सॉल्व करना है? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। इसमें क्या करोगे? तुम्हारे क्या स्टेप्स होंगे? आंसर नंबर 31, कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी वो लिखोगे यहाँ पे। अब अपने आंसर को सबसे पहले क्या शुरू करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे यस या फिर नो, ठीक है। आई एग्री विद द स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट, I agree with the statement that, comma, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स, फिर पूरी की पूरी स्टेटमेंट, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट दिस 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 दिस, या फिर आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट दैट दिस 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 दिस। सबसे पहली चीज 2 से 3, 1 से 2 लाइन में तुम्हें सबसे पहले ये करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 तुम्हारा क्या होना चाहिए? तुम्हें उसके बाद बताना है इसका मीनिंग, कि इस स्टेटमेंट का
मतलब क्या है, ठीक है, मीनिंग तुम इसके बाद बताओगे। हेडिंग चाहे लिखो मीनिंग की, चाहे मत लिखो हेडिंग, तो ठीक है, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे स्टेप नंबर 2 में, सबसे पहले तुम बताओगे दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट, फॉर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट इफ human capital formation will increase, then the economic growth of a nation will increase, and if human capital formation will decrease, economic growth will decrease। इसका यही तो मतलब हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन का यही मतलब होता है ना, कि वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, वो कम होगा तो वो कम होगा, ठीक है। 3 से 4 से 5 जितनी भी लाइंस में तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, पहले इस स्टेटमेंट को येस या नो करोगे, फिर उसका अच्छे से मीनिंग एक्सप्लेन करोगे कि इसका मतलब क्या है। स्टेप नंबर 3 तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हें उसका रीजन देना होगा। स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि तुम्हें उसका रीजन देना होगा कि ऐसा क्यों है। देखो मीनिंग को तुम 3 4 5 लाइन का पैराग्राफ बना दो, रीजन में दैट दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, या फिर दिस इज ट्रू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, दिस इज फॉल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फिर तुम रीजंस में पॉइंट्स बनाओ। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 की हेडिंग, ठीक है। फिर हेडिंग को तुम क्या करने वाले हो, अंडरलाइन करोगे, हेडिंग को अंडरलाइन करोगे और फिर यहाँ पे साथ के साथ चीजें लिखना शुरू करोगे। पॉइंट नंबर 2 3 जितने भी पॉइंट तुम बना सकते हो उतने पॉइंट बनाओगे विद हेडिंग, रीजन के जितने भी पॉइंट बना सकते हो विद हेडिंग, ठीक है। या फिर तुम्हें लिखा होता है जस्टिफाई विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, तो तुम यहाँ पे दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, वैलिड आर्ग्यूमेंट तुम यहाँ पे अपने बताओगे। एंड स्टेप नंबर 4 तुम्हारा क्या होना चाहिए, कंक्लूजन। Hence, we can say that yes, there is a positive correlation between the human capital formation and the economic growth of a nation. Same to same statement को तुम कोट करके आ सकते हो, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, जो भी तुम्हारा आंसर है वो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को येस और नो करोगे, फिर उसका मतलब बताओगे, फिर रीजन बताओगे, रीजन में तुम हेडिंग्स और पॉइंट्स लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे और फिर कंक्लूजन बता के आओगे। ये तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर आती है केस स्टडी। देखो केस स्टडी के केस में बेटा मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, तुम्हें 6 नंबर की 2 केस स्टडीज आएंगी। एक केस स्टडी आएगी तुम्हारी मैक्रो में और एक केस स्टडी आएगी तुम्हारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दोनों ही 6 नंबर की केस स्टडीज होने वाली हैं। दोनों ही केस स्टडीज में बेटा तुम मेरे से लिख के ले लो 4 नंबर का, एटलीस्ट 4 नंबर का एज इट इज तुम्हें केस स्टडी में दे रखा होगा, एटलीस्ट 4 नंबर का केस स्टडी में दे रखा होगा। तो तुम्हें देखो मतलब तुम अगर 0 से भी जा रहे हो पेपर में, कुछ पढ़ के नहीं जा रहे, 8 नंबर तो फ्री के हैं, समझ रहे हो, 8 नंबर तो फ्री के तुम्हें मिल ही जाएंगे। पास होने के लिए 8 नंबर तो तुम्हें केस स्टडी से मिल जाएंगे। और करना क्या है, देखो केस स्टडी में क्या पूछा गया है, उसको एज इट इज ऊपर से ढूंढो और लिख दो। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो एज इट इज तुम्हें दे रखा होगा और ये तुम्हारे सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स दिस, ये एज इट इज तुम्हें डेफिनेशन दे रखी है, एज इट इज तुम यहाँ पे लिख के आ जाओगे डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर पूछे 2 रीजंस, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव, कोई भी 2 रीजन पूछा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन ग्रोथ बीइंग सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब ये चीज वैसे भी तुम देख सकते हो तुम्हारे शायद सिलेबस में एज इट इज तुम्हें नहीं मिलेगी, तो इट मीन वो तुम्हें पैराग्राफ में एज इट इज मिल जाएगी। यहाँ पे तुम देख सकते हो कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रोथ के बारे में लिखा है। पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तुम्हें ग्रीन ग्रोथ के बारे में चीजें मिल जाएंगी। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 6 में से 4 से 5 नंबर का केस स्टडी में मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें समझना ये है कि 6 नंबर की केस स्टडी में तुम 4 लाइनें नहीं लिख के आ सकते। 6 नंबर मतलब तुम्हें 1 से सवा पेज 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। पूरी की पूरी केस स्टडी में से जितनी मर्जी लाइंस एज इट इज कोट कर दो। तुम्हें करना क्या है, एज इट इज बेवकूफों की तरह हमें ये नहीं करना कि भाई शुरू हो गए एबीसीडी सब कुछ लिख रहे हैं, नहीं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ेगा एज द स्टेटमेंट सेज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट, क्योंकि हमें पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर यहाँ पे 2 reasons behind the objective of green growth set up by the Indian government are as follows। क्वेश्चन को शुरू में अपने हिसाब से हमें शुरू करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, कि हम जो 2 रीजंस है उन 2 रीजंस को ऊपर से ढूंढें, उनका कुछ हेडिंग बनाते, कुछ सुटेबल हेडिंग हमारे से बन जाए, ताकि टीचर को बस ये ना लगे कि एज इट इज लिख दिया, बिल्कुल कुछ अपने आप से तुमने कुछ भी नहीं किया। तो कुछ भी ऊपर से रीजन ढूंढो, अपने दिमाग से कुछ भी उसकी हेडिंग बना दो, उसको अपने हिसाब से एक आधी लाइन उसमें ऐड कर दो। थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं ना अपने आप से। अब अगर हमें 80% दिया हुआ है, 10-20% तो अपने आप से कर सकते हो ना। तो उसी में कोई ना कोई हेडिंग तुम ऊपर से बना दो,
ठीक है, कोई ना कोई रीजन तुम अपने आप से बना सकते हो, ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट अपने आप से बना दो, कोई ना कोई लाइन उसमें अपने आप से ऐड कर दो। बस इतना समझ लो 6 में से 4 से 5 नंबर का तुम्हें केस स्टडी में दे रखा होगा, 1 से 2 नंबर इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि तुम उसको कितने अच्छे से लिख रहे हो। तो अगर तुम 6 नंबर में ऊपर से 4 लाइनें ढूंढ के 4 लाइनें लिख के आ गए, तुम्हें 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे। 6 नंबर में 1 से 1.5 पेज, 1 पेज से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। ढूंढ यहीं से लो, अपने हिसाब से लिख के आ जाओ, पर यहाँ से ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिख के आ सकते हो, पर थोड़ा सा ढंग से लिख के आना है, 1 से 1.5 पेज लिख के आना है, क्योंकि 6 नंबर की केस स्टडी होने वाली है। फिर आते हैं पिक्चर बेस्ड। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, चैप्टर 7 में से या चैप्टर नंबर 6 में से आने की ज्यादा गुंजाइश रहती है, ठीक है। चैप्टर 6 में से अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाता है, इनफॉर्मलाइजेशन के ऊपर आ जाता है, चैप्टर 7 में से तो किसी भी चीज के ऊपर आ सकता है, एनवायरमेंट बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें केस स्टडी में क्या करना है, सबसे पहली चीज तो क्या है, हमें दिख रहा है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है। सबसे पहले मैं आंसर को क्या शुरू करूंगी, डिफॉरेस्टेशन, बड़ा बड़ा लिखूंगी, बॉक्स बनाऊंगी, फिर आगे शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये डायग्राम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं डिफॉरेस्टेशन या ग्लोबल वार्मिंग होगा या एयर पोल्यूशन होगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा। सबसे पहले जो मेरा फाइनल आंसर है मैं उसको बड़ा बड़ा लिखूंगी, उसको अंडरलाइन कर दूंगी, उसको बॉक्स में बना दूंगी, ताकि पहली नजर में टीचर को आंसर दिख जाए, ठीक है। फिर मैं उसको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अगर मुझे कुछ रीजन पूछा गया तो वो मैं लिख सकती हूँ। अदरवाइज 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर में थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, हमें एग्जैक्टली नहीं बताता, डिफॉरेस्टेशन का रीजन बताना है, कॉजेस बताने हैं, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन बताना है, क्या बताना है, तो तुम अपने हिसाब से 3 नंबर में आधा पेज, आधे से थोड़ा सा ज्यादा पेज लिख कर आ सकते हो। तुम पहले डिफॉरेस्टेशन बता दो, फिर या तो डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स बता सकते हो, ठीक है, या फिर तुम उसके कॉजेस बता सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से बता सकते हो। थोड़ा सा अगर पॉइंट्स में बता दो, विद हेडिंग बता दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, विद कंक्लूजन बता दो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट प्लीज, जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन को हमेशा विद पॉइंट ही बनाओ। पॉइंट अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, वो स्पेसिफिकली नहीं बताता कि कॉजेस बताने हैं कि इफेक्ट बताना है, तुम दोनों के 2-2 पॉइंट बता दो, 2 इफेक्ट बता दो, 2 कॉजेस बता दो, ठीक है। आधे पेज से ज्यादा तो भरना ही पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एटलीस्ट हाफ अ पेज तो भरना ही पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो बस शुरू अच्छे से करो कि डिफॉरेस्टेशन को तुमने अलग से दर्शाया है। फिर कुछ एक मेन मेरे पास पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड इंटरप्रेट प्रॉपरली। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे और अच्छे से इंटरप्रेट करोगे। पता है बहुत बार क्वेश्चन ही हमें ना अच्छे से पूछ लेता है, हम ही अच्छे से पढ़ते नहीं है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉजेस भी बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस भी बताओ। कई बार क्वेश्चन हमें अपने आप में क्वेश्चन में 2 से 3 चीजें पूछी गई होती हैं, हम सोचते रहते हैं क्या क्या बताना है, क्या क्या बताना है, क्या क्या लिखे क्या ना लिखे। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, दिमाग में क्वेश्चन को 2 बार सोचो कि क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है। इंग्लिश में होगा क्वेश्चन, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को अपने दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में समझो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फिर आंसर लिखना शुरू करोगे। स्पेशली इंडियन इको में ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। 2 बार पढ़ो, अपने दिमाग में हिंदी में अच्छे से समझो कि हाँ क्वेश्चन ने एग्जैक्टली क्या पूछा है, कौन सा चैप्टर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कौन सी हेडिंग सब हेडिंग है। अच्छे से सोचो फिर आंसर लिखना शुरू करो, कोई जल्दी नहीं है। फ्रेम द होल आंसर बिफोर राइटिंग। स्पेशली इंडियन इको में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया कि हमें विमेन कम दिखती है एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा क्यों है, इसका रीजन बताओ, इसका कॉजेस बताओ, इफेक्ट बताओ, ठीक है, तो सीधा लिखना शुरू नहीं करना। बहुत सारी चीजें लिख सकती हूँ मैं, बहुत सारी चीजें लिख सकती हूँ। इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ इसमें बना के और काफी चीजें सही होंगी, मैं नंबर्स को यूज कर सकती हूँ, मैं अपने आप से कुछ भी बना के लिख सकती हूँ, सही होगा, पर अच्छे से फ्रेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, बिफोर यू जंप ऑन टू द आंसर, उसको अच्छे से अपने दिमाग में फ्रेम कर लो कि मैं इंट्रो में ये बताऊंगा, मैं ये 4 हेडिंग्स लिख सकता हूँ, ये 4 पॉइंट्स लिख सकता हूँ, मैं ऐसे से लिख दूंगा, इस पॉइंट में ये बताऊंगा। अपने दिमाग में फ्रेम कर लो, या फिर पेंसिल लेके या तो क्वेश्चन पेपर पे लिख लो। क्वेश्चन पेपर में नहीं हम लिख सकते तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी लास्ट आंसर शीट है उसमें थोड़ा थोड़ा एक अल्फाबेट लिख लो कि पहले मैं ए से कुछ बता रहा हूँ, फिर मैं बी से बता रहा हूँ, सी से बता रहा हूँ। एक अल्फाबेट भी तुम लिख दोगे ना, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर तुम सीधा लिखने बैठ गए, आधा आंसर लिखने के बाद आ जाएगा, अरे यार ये भी तो लिख सकता था, ये तो लिखना भूल गया, अब कहाँ लिखूं, समझ रहे हो। तो पहले पूरे आंसर को फ्रेम कर लो, फिर लिखना शुरू करो। फ्रेम करने के लिए पेंसिल लो, पेंसिल लेके या तो साइड में बॉर्डर बनाओ और साइड में थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हो, या लास्ट आंसर शीट पे लिख सकते हो, कहीं भी लिख लो, पेंसिल लेके फ्रेम कर लो, फिर आंसर लिखना शुरू करो। मेक फ्लो चार्ट और डायग्राम, जहां भी तुम बना सकते हो फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ। जैसे कि आरबीआई के
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने फंक्शंस हैं उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन के 4-5 चीजें उनके बारे में फ्लो चार्ट में लिख दो, कोई एक समझा दो, ठीक है। या फिर सर्कुलर फ्लो का डायग्राम नहीं भी पूछा तो बना दो, एडीएएस में डायग्राम नहीं भी पूछा तो बना दो, ठीक है। सिमिलरली किसी भी चीज में अगर तुम्हें ज्यादा पॉइंट्स आते हैं फ्लो चार्ट बना दो, आंसर कर दो, ठीक है। अटेम्प्ट एग्जाम इन करेक्ट ऑर्डर, क्वेश्चन नहीं बोलता, सीबीएसई नहीं बोलता कि सही ऑर्डर में चलो, पर क्योंकि तुम्हें अपने एग्जामिनर पे सही अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो सही ऑर्डर में चलना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड नीट एंड क्लीन मैनर में लिखो। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुम्हें लगता है कि सीबीएसई ने तो ऐसे करने को बोला है, हम तो ऐसे ही करेंगे। एक चीज समझो, जो उधर तुम्हारा आंसर शीट चेक कर रहा है ना, वो एआई नहीं है, वो टीचर है। टीचर अपने अकॉर्डिंग करेगा, एआई नहीं है जिसको सीबीएसई ने बोल दिया वो वैसे ही करेगा, नहीं। टीचर का भी इमोशन होता है, टीचर का भी दिमाग होता है, टीचर अपने इमोशन अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चेक करेगा, ठीक है। तो सही तरीके से करोगे, नीट एंड क्लीन मैनर में करोगे, टीचर का इमोशन पॉजिटिव होगा, टीचर खुश होगा, टीचर अच्छे नंबर देगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है गलती से भी। फॉर्मूला लिख दो, इंट्रो लिख दो, चैप्टर के बारे में लिख दो, टॉपिक के बारे में लिख दो, सब टॉपिक के बारे में लिख दो, कुछ भी लिख दो। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही ना, तो नहीं छोड़कर आओगे गलती से भी। स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम न्यू पेज, नए आंसर को नए पेज से शुरू करो। अगर थोड़ी सी ही लाइनें बची हैं तो, जैसे कि अगर तुम्हारे पेज के नीचे फॉर एग्जांपल इतनी सी लाइनें बची हैं तो तुम अगले पेज पे शुरू कर लो, पर अगर आधा पेज बचा हुआ है तो आधा पेज मत छोड़ो, वहीं से शुरू कर लो, ठीक है। बॉर्डर जरूर बनाना है साइड में, ये बॉर्डर साइड में जरूर बना के आना है, इसके बिना शुरू नहीं करना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे पेंसिल के साथ, इंपॉर्टेंट सारे वर्ड्स को पेंसिल के साथ अंडरलाइन करोगे। 2 मार्क्स में तुम 6 से 8 लाइनें लिखोगे या 2 पॉइंट लिख सकते हो। 3 नंबर में तुम्हें एटलीस्ट आधा पेज तो लिख के आना पड़ेगा विद हेडिंग विद पॉइंट लिखो। 4 नंबर में 1 पेज लिखोगे पर विद हेडिंग विद पॉइंट्स लिखोगे, और 6 नंबर में 1.5 पेज तो बेटा जी लिख कर आना पड़ेगा, विद हेडिंग विद पॉइंट्स विद सब पॉइंट्स लिख कर आओगे, ठीक है। अब आता है मेन की तुम्हें एग्जैक्टली कैसे आंसर प्रेजेंट करना है। ये बेसिकली उन क्वेश्चंस के लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। इंडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया अलग अलग टाइप्स के लिए। जैसे अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि क्रिटिकल अप्रेजल करो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें ऊपर देना है इंट्रो, ठीक है। इंट्रो में तुम क्वेश्चन को कोट कर दो, क्वेश्चन को एज इट इज जो भी लाइन है उसको कोट कर दोगे। उस चैप्टर के बारे में कुछ आता है तो वो कोट कर दोगे, उस टॉपिक के बारे में कुछ आता है तो वो कोट कर दोगे। 4 से 5 लाइन का इंट्रो दे दो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन का इंट्रो देके आगे बढ़ जाओ। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर रीजन पूछा है, द रीजंस ऑफ XYZ आर एज फॉलोज, रीजंस आर एज फॉलोज, ठीक है। फिर तुम बनाओगे जी सबसे पहले हेडिंग हर एक पॉइंट की। बेटा बिना हेडिंग के जितने पॉइंट लिखोगे उतने कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। बिना हेडिंग के जितने पॉइंट लिखोगे, हर पॉइंट का आधा नंबर कटता है, आधा नंबर हेडिंग का होता है, आधा नंबर एक्सप्लेनेशन का होता है। तो पॉइंट नंबर 1 हेडिंग को किया मैंने ऐसे अंडरलाइन, और आंसर लिखना यहां से शुरू किया, यहां पे भी मैंने यहीं से शुरू किया दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन मैंने पूरी की पूरी लिखी, ठीक है। तो हेडिंग लिखने से तुम्हारा इतना पोर्शन तो वैसे भी खाली रहने वाला है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरा लगेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हेडिंग को अंडरलाइन करना है। विद इन द आंसर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करोगे। हर लाइन में एक वर्ड कर दो अंडरलाइन, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करोगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हर एक हेडिंग को 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हर एक हेडिंग को 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 से 3 पॉइंट लिख दो या 6 से 8 लाइन लिख दो, ठीक है जी। फिर दूसरी हेडिंग, ठीक है, दूसरी हेडिंग को अंडरलाइन करोगे, यहां से शुरू करोगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो और बड़े पॉइंट्स लिख दो, और ज्यादा पॉइंट्स लिख दो। अगर 4 ही पॉइंट पूछे हैं तो 4 ही पॉइंट लिखोगे, 3 ही पॉइंट पूछे हैं तो 3 ही पॉइंट लिखोगे। साथ में फ्लोचार्ट बना के 4 और पॉइंट दिखा सकते हो, 3 पूछे 3 ही पॉइंट लिखोगे। और लास्ट में डेफिनेटली कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन 1 से 2 लाइन का ही लिख दो, पर कंक्लूजन लिखो, मतलब कंक्लूजन वर्ड लिखोगे और फिर कंक्लूजन शुरू करोगे। 2 लाइन का कंक्लूजन लिख के आंसर को खत्म करोगे। अगर टाइम बचता है तो नीचे लाइन मार के आ सकते हो, अगर टाइम बचता है नीचे लाइन मार के आ सकते हो। एक प्रो टिप वीडियो को खत्म करने से पहले, कि जब पेपर पूरा हो जाए, पेपर सबमिट करने से पहले एक चीज जरूर देख लेना, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक काउंटिंग कर लेना। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा पलटा के देख लेना कि हर एक क्वेश्चन कर लिया,
क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं क्वेश्चन करना, कई बार हम सोचते हैं कि बाद में करूंगा, बाद में भूल जाते हैं। तो पहले पेज से शुरू करना, पलटा पलटा के काउंट करते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 23, हर एक क्वेश्चन को काउंट कर लेना, फिर अपनी आंसर शीट थमाना। जैसे ही पेपर खत्म हो, लिखना छोड़ा, सबसे पहले काउंट करोगे कि सारे क्वेश्चन हो गए, अटेम्प्ट मैंने कर लिए, ऑर्डर में करे हैं, फिर अपनी आगे तुम कुछ भी और करोगे। ठीक है जी, आई होप पूरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एज अ टॉपर मैंने अपना एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें बताया है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर इन चीजों को फॉलो कर लिया, 5 से 7 नंबर आराम से तुम इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, CUET हर चीज के रिगार्डिंग आने वाली है।